हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी का बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस है, कोर्स नंबर 302, उसके यूनिट नंबर 1 के नोट्स डिस्कस करेंगे। आई नो दैट कि ये वीडियो बहुत लेट अपलोड हो रही है, बट किसी के कमेंट से सो आई थॉट कि मैं प्रिपेयर कर देती हूँ कि आपका एग्ज़ाम कल 2 बजे है, तो आप तब तक एक यूनिट ईजी वे से करके जा सकते हो। तो फिजिकल साइंस, पहली बात तो क्या होती है, फिजिकल साइंस एक ब्रांच है नेचुरल साइंस की जो बेसिकली फोकस करती है नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे यूनिवर्स में है। यहाँ पे हम फिजिकल फिनोमिनाज और सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, इसमें हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और अर्थ साइंस भी इंक्लूड होती है कहीं ना कहीं। यहाँ पे हम फंडामेंटल लॉज और प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं जो नेचुरल वर्ल्ड में ऑब्जर्व की जाती हैं या एक्सपेरिमेंट में और मैथमेटिकल मॉडलिंग में देखी जाती हैं। ठीक है, बेसिकली हमारी मिस्ट्रीज क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम इसी के थ्रू देखते हैं। तो अब हम नेचर हम पढ़ लेते हैं इसका। तो फिजिकल साइंस बेसिकली इंटीग्रेट करती है फ्रॉम द वेरियस फील्ड। आप इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, अर्थ साइंस में यूज़ कर सकते हो। ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट्स पे बेस्ड होती है। यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स की नीड होती है। ये कंटिन्यूसली इवॉल्व करती है थ्रू द रिसर्च एंड द डिस्कवरी। ठीक है, ये एनालाइज करती है सिस्टम बाय ब्रेकिंग डाउन द थिंग्स इनटू द सिंपलर सिस्टम। ठीक है, और जो प्रिंसिपल होता है फिजिकल साइंस का, वो अप्लाई किया जाता है यूनिवर्सली रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन एंड द टाइम। ये मैटर नहीं करता कि अगर आप इस प्लेस पे हो तो ये फैक्ट या रूल जाके बदल जाएगा। फिजिकल साइंस की जो चीज़ है वो ऑल ओवर द यूनिवर्स सेम ही रहेगी। ठीक है, फिजिकल साइंस है जो रिगियस मेथडोलॉजी है और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट पे ही काम करती है, और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है इसका अंडरस्टैंड करना किसी फंडामेंटल लॉज और प्रिंसिपल को जो नेचुरल वर्ल्ड को गवर्न कर रहे हैं। अब इसकी स्कोप कहाँ कहाँ है? फिजिकल साइंस की स्कोप है एनर्जी में, स्पेस में, इंक्लूडिंग द मैकेनिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, थर्मोडायनेमिक्स में, क्वांटम मैकेनिज्म में, इवन की केमिस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं, लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिक केमिस्ट्री में। एस्ट्रोनॉमिक में भी हम इसका कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, जैसे कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फिनोमिनास होते हैं, उन चीज़ों में। ठीक है, अर्थ साइंस में हम इसका यूज़ करते हैं कि अर्थ हमारी किस कंपोजिशन से बनी है, कौन सी मेट्रोलॉजी है, कौन सी ओशनग्राफी है। ठीक है, मटेरियल साइंस में इसका कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है कि ये पॉलीमर्स कौन से हैं, कॉस्मेटिक्स कौन से, कंपोज़िशन कौन सी है, मेटल्स कौन से हैं। बायोफिज़िक्स में इसका काम रहता है, आपका बायोलॉजिकल सिस्टम कहीं न कहीं मॉलिक्यूलर डायनामिक्स और बायोकेमिकल्स पे डिपेंड है। जियोफिज़िक्स पे इसका काम है कि अर्थ में कौन-कौन से प्रिंसिपल है, जैसे सेमिलॉजी और जियोथर्मल एनर्जीज पे ये काम करता है। फिजिकल केमिस्ट्री पे ये काम करता है, लाइक अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, लाइक अ केमिकल एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स, इन चीज़ों पे। अब इसके बहुत सारी इंपॉर्टेंस भी हैं। इंपॉर्टेंस ये है कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है। ठीक है, इनोवेशंस कर रहे हो आप इसमें बहुत सारी फील्ड्स में। अंडरस्टैंड करता है ये नेचर को। ठीक है, और नेचुरल फिनोमिनास को। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं। एनवायरमेंटल हेल्थ हो गई, जैसे मटेरियल्स हो गए। क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन लेके आता है इंसान में, क्योंकि हम चीज़ों को प्रैक्टिकली करके बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं। एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल, साइंटिफिक लिटरेसी को, डिसीजन मेकिंग पावर को ग्रो करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हमें बहुत है, जैसे कि अगर आपको कोई डायमंड मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें फिजिक्स के थ्रू ही हो रही हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे भी इसका बहुत एक मेजर रोल है। ठीक है, ये आपको एज ए कंट्रोल कैसे करना है, क्लाइमेट चेंज को, पोल्यूशन को, रिसोर्सेज डिप्लीशन को, इन पे भी काम करता है। और हेल्थ और मेडिसिन में भी कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब हमारा टॉपिक था फिजिकल साइंस और सोसाइटी क्या होती है। फिजिकल साइंस बेसिकली सबसे पहला इसमें हमारा है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में ये है कि जो फिजिकल साइंस है वो ड्राइव करती है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जो शेप करती है एक मॉडर्न सोसाइटी को। ठीक है, जैसे कि सेमीकंडक्टर की डेवलपमेंट हो जाना एक कंप्यूटर चिप्स का क्रिएशन करती है। ठीक है, फिर दूसरा है कि ये इम्प्रूव करती है हमारी क्वालिटी ऑफ अ लाइफ। ठीक है, जैसे कि ये मेडिसिन या मटेरियल साइंस की फील्ड में यूज़ की जाती है। मान लो कि अब डिस्कवरी हो रही है एंटीबायोटिक की केमिस्ट्री में, जो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर रही है मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, और एक्सटेंड कर रही है हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को। अब है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जो फिजिकल साइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अंडरस्टैंड करने के लिए एनवायरमेंटल इश्यूज़ को। जैसे कि मान लो कि हमने रिसर्च की इन एटमॉस्फेरिक साइंस में, जिसने रिवील किया कि जो कॉजेज और इम्पैक्ट हैं क्लाइमेट चेंज के, इन्फॉर्म की उनकी पॉलिसी, प्रैक्टिस किया कि हम उसको कैसे रिड्यूस करते हैं, ग्रीन हाउस
गैसेस को, और हम कैसे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट कर सकते हैं। एनर्जी सोल्यूशन देती है ये जो एडवांस फिजिकल साइंस है, वो कंट्रीब्यूट करती है कि हम कैसे डेवलपमेंट करें न्यूरेबल एनर्जी रिसोर्सेज की। जैसे मान लो कि इनोवेशन करना फोटोवोल्टेनिक टेक्नोलॉजी की फिजिक्स में, जिसने क्या किया, सोलर एनर्जी को बनाया जो एक कॉस्ट इफेक्टिव वे था। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देती है ये आपको, जहाँ पे ये इंडिविजुअल को नॉलेज, स्किल्स और एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग देती है जो वर्ल्ड उसके अराउंड है। जैसे मान लो कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो अनेबल करती है स्टूडेंट को कि वो अंडरस्टैंड कर सके प्रिंसिपल बिहाइंड द टेक्नोलॉजीज, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट के पीछे का क्या प्रिंसिपल है, कोई चीज को ट्रबल शूट करना है तो कैसे करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा हाथ है। जो फिजिकल साइंस है वो इकोनॉमिक ग्रोथ कराती है। जैसे कि मान लो कि कोई नए मटेरियल की डेवलपमेंट हुई केमिस्ट्री में, ठीक है, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर्स हो गए, जिसने क्रिएशन की इंडस्ट्रीज की इन द एरोस्पेस, ठीक है, ऑटोमोटिव हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट हुई, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी एक्टिविटी जनरेट करती है और जॉब क्रिएशन भी करती है। ग्लोबल लेवल पे कोलैबोरेशंस होती हैं, जैसे कि मान लो कि प्रोजेक्ट लाइक अ लार्ज हाइड्रोनियम कॉलिडर जैसे फिजिक्स में इन्वॉल्व किया, जैसे थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड काम कर रहे थे। पॉलिसी डेवलपमेंट्स होती हैं, फिजिकल साइंस इन्फॉर्म करती है पॉलिसी डिसीजन को वेरियस लेवल के ऊपर। जैसे कि जियो फिजिक्स ने प्रोवाइड किया डाटा एंड मॉडल यूज्ड बाय द पॉलिसी मेकर, जो असेस करते हैं, मिटिगेट करते हैं रिस्क ऑफ द नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक वगैरह, ठीक है। अब कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या होती है, इसमें कल्चरल इन्फ्लुएंस भी होती है। जो साइंटिफिक डिस्कवरी होती है वो इंस्पायर करती है एक्सप्रेशन एंड द कल्चर नरेटिव, जैसे कि एक्सप्लोर करना स्पेस को इस इन एस्ट्रोनॉमी, ये इंस्पायर करती है लिटरेचर को, म्यूजिक को, विजुअल आर्ट को, कि हम ऐसे भी कुछ सोचें कि कॉस्मो प्लैनेट्स भी कहीं ना कहीं हैं हमारे यूनिवर्स में। एथिकल कंसिडरेशन है, जो फिजिकल साइंस है वो प्रोग्रेस है, वो रेज करती है एथिकल क्वेश्चन। और ये फॉर एग्जांपल जैसे कि एडवांसमेंट होना जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, ये रेज करता है एक एथिकल कंसर्न, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में और प्राइवेसी राइट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल साइंस और हेल्थ कैसे लिंक है। तो मेडिकल इमेजिंग होती है, जैसे फिजिकल साइंस में जैसे एक्सरे हो गए, MIR हो गई, सिटी स्कैन्स हो गए, ये इन्वॉल्व करती हैं जहाँ पे हम इंसान की बॉडी को विजुअलाइज कर सकते हैं। ड्रग डेवलपमेंट होती है, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्रग डिस्कवरी में, जैसे कि मेडिकल केमिस्ट डिजाइन करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं कंपाउंड टू टारगेट द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल पाथ, ठीक है। तो कोई ड्रग्स बनाना है किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, बायो मैकेनिक्स, ठीक है। तो जो फिजिक प्रिंसिपल है वो अप्लाई किया जाता है बायोमैकेनिक्स में भी, जहाँ पे हम मैकेनिज्म ऑफ अ ह्यूमन मूवमेंट को रीड आउट करते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे कि इसमें डिजाइन करते हैं हम प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, ठीक है, जो मोबिलिटी और प्रिवेंट करते हैं इंजरीज को। मेडिकल फिजिक होती है हमारी, जो इंश्योर करती है सेफ्टी और एफिशिएंसी यूज इन द रेडिएशन इन डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट, कि कितना रेडिएशन देनी है, कितनी नहीं देनी, क्या प्रोटोकॉल्स है, कितनी मिनिमम इफेक्ट है, कैसे असर करेगा, किसको कितनी चीज की जरूरत है, ये सब इसमें देखा जाता है। बायो मटीरियल्स होते हैं हमारे, मटेरियल साइंस में ये कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द बायोकम्पेटेबिलिटी मटेरियल, जैसे जो यूज़ किए जाते हैं मेडिकल इम्प्लांट्स में, टिश्यू इंजीनियरिंग में, ड्रग डिलीवरी में। जैसे कि मान लो पॉलीमर केमिस्ट्री है, उसने बहुत हैव लेड टू द क्रिएशन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल स्कैफोल्ड्स, जहाँ पे टिश्यू रिजनरेशन होती है, कंट्रोल किया जाता है रिलीज ऑफ द फॉर्मुलेशंस फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नैनोमेडिक साइंस होती है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनोवेटिव सोल्यूशंस देते हैं इन हेल्थ केयर, जैसे कि टारगेट ड्रग डिलीवरी, डायग्नोस्टिक करना है इमेज के थ्रू, टिश्यू इंजीनियरिंग करना, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, जैसे फिजिक्स बेस्ड टेक्नोलॉजी अनेबल करती है कि हम ना साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स को भी देख सकें हेल्थ पे, जैसे कि हम डिवाइसेस पहनते हैं, हम स्मार्ट वॉच पहनते हैं जहाँ पे हमारा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन हर टाइम मॉनिटर होती रहती है। जियोनॉमिक एंड द प्रोटोमिक चीज़ें हैं जो वो एडवांस फिजिक्स और केमिस्ट्री में आती हैं, जो कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में, ठीक है। और इसमें एग्जांपल है जैसे कि हाई थ्रूपुट सीक्वेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी, वो अनेबल करती है एक रैपिड कॉस्ट इफेक्टिव जियोनॉमिक प्रोफाइलिंग डायग्नोसिक जेनेटिक डिसऑर्डर, ट्रीटमेंट भी देती है, उसका रिस्पॉन्स भी देती है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं हमारे, फिजिकल साइंस का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई किया जाता है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में, कि कैसे किसी मशीन में कितना प्रेशर रखना है, क्या रखना है, वो सारी चीज़ें। पब्लिक हेल्थ और
एपिडेमोलॉजी पे ही काम करती है, जैसे कि मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गई, स्टैटिकल एनालिसिस हो गए, इन चीज़ों पे ये काम करती है, जहाँ पे हम मैथमेटिकल चीज़ों का यूज़ करके इन चीज़ों को समझते हैं कि कैसे कौन सी इन्फेक्शन कितनी फैलेगी, उसको कैसे रोकना है, कितनी वैक्सीनेशन की पावर होनी चाहिए, कैसे कैंपेन्स करनी है, ये सारी चीज़ें। अब फिजिकल साइंस का एनवायरनमेंट के साथ भी एक बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि क्लाइमेट साइंस होगी। फिजिकल साइंस जो है वो लाइक एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में जब काम करते हैं, मेट्रोलॉजी और उसके फंडामेंटल्स पे काम करती है, क्लाइमेट के पैटर्न कैसे हैं, प्रोसेसेस कैसे हैं, उन चीज़ों पे काम करते हैं। हम रिसर्च करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज को, ठीक है, और उसके इफेक्ट्स को जो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पे होंगे, और प्रिडिक्ट करते हैं कि क्लाइमेट में कैसे चेंज आएगा। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग पे ही काम आती है, इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं जो इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हैं, जैसे एयर क्वालिटी कैसी है, वाटर क्वालिटी कैसी है, ठीक है, सॉइल क्वालिटी कैसे है। रीन्यूएबल एनर्जी को हम डेवलप करते हैं बहुत सारे फिजिक्स इंजीनियरिंग की हेल्प से, लाइक सोलर पावर बनाना, विंड पावर बनाना, ठीक है, सोलर पैनल्स को लगाना। इन्वायरमेंटल मॉडलिंग होती है इस पे, जहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल्स और कंप्यूटेशनल टूल्स को यूज़ करके हम एक एनवायरमेंटल सिस्टम को बनाते हैं, जैसे कि हम मैथमेटिकल मॉडल्स को स्टिमुलेट कराते हैं, रेनफॉल होती है, हम कहते हैं ना आजकल नकली बारिश हो जाती है, फ्लड्स को रोकने के लिए कुछ किया जाता है, तो ये सारी इन मशीन्स के कारण होती है। जियो फिजिक्स होती है हमारी, जिसमें हम इमेजिनिंग करते हैं और ग्राउंड पेंटिंग करते हैं रडार की, ठीक है, जहाँ पे हमें अर्थ के बारे में, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में या अर्थ के डिफेक्ट्स के बारे में, इन चीज़ों को हमने देखना होता है, जैसे जो डिफेक्ट्स हमारे खासकर पोल्यूशन वगैरह की चीज़ों के कारण होते हैं। ओशन ज्योग्राफी होती है, फिजिकल ओशन ज्योग्राफी स्टडी कराती है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ओशंस, ठीक है, जैसे उसका टेम्परेचर क्या है, उसका करंट टेम्परेचर क्या है, उसकी क्लाइमेट कंडीशन क्या चल रही है अंदर, ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करना है और कैसे आगे आने वाली को प्रिडिक्ट करना है मराइन हैबिटेट के लिए। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होती है, जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए फेट एंड ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन, ठीक है, जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडी करती है बिहेवियर का, पेस्टिसाइड का, हैवी मेटल्स का, सॉइल का, वाटर का, कि एनवायरमेंटल पॉलिसी कैसे इन चीज़ों से हार्म हो सकती है। रिमोट सेंसिंग होती है, जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बनाई जाती है, एयर क्राफ्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज अ कार्बन सिक्वेंसी स्टेशन, जो ये होती है, ये क्या करता है, फॉर्म करता है स्ट्रेटजीज ऑफ द कार्बन कैप्चर, जो स्टोर करता है मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, जैसे मान लो कि ये कैप्चर करता है CO2 एमिशंस को इंडस्ट्रियल सोर्सेज से, और आपको ये बताता है कि कैसे फॉर्म हो रही है, कैसे रिड्यूस होंगी, और इसका क्या इंपैक्ट होगा एटमॉस्फेयर में। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज क्रिएट करने में ये बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम बहुत सारी इन्वायरमेंटल चीज़ों को, एयर क्वालिटी हो गई, वाटर क्वालिटी हो गई, इन सारी चीज़ों को फिजिकल डिवाइसेस से मतलब कि फैच आउट करते हैं और इन चीज़ों को प्रोटेक्ट आउट कर सकते हैं। अब रोल क्या है स्कूल का फिजिकल साइंस में, तो सबसे पहले स्कूल इंट्रोड्यूस कराएगा स्टूडेंट्स को फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अ प्रिंसिपल या फिजिकल साइंस पे, ठीक है, जैसे कि मान लो स्टूडेंट बच्चों को बताएगा कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या था, पीरियोडिक टेबल क्या है, एलिमेंट क्या, एसेंशियल नॉलेज फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। दूसरा है फिजिकल साइंस, ये एक क्रिएट करती है क्रिटिकल थिंकिंग, जो इनकरेज करती है स्टूडेंट को कि क्वेश्चन पूछो, जैसे कि मान लो कि लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपको देती है, ये आपको स्कूल प्रोवाइड कराएगा हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन द लेबोरेटरी थ्रू द इंटरेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, जैसे कि मान लो स्कूल में बच्चा कंडक्ट करेगा एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट्स और द बिहेवियर ऑफ द लाइट वेव। प्रमोशन होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप में क्रिएट होगी, ठीक है, आप प्रेजेंट करेगा स्टूडेंट विद द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, और उसको लिंक अप करेगा अपने थ्योरेटिकल को रियल लाइफ प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि मान लो स्टूडेंट डिजाइन करेगा, बिल्ड करेगा एक डिवाइस, जैसे कि ब्रिजेस और सिंपल मैकेनिज्म जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं रियलिटी में। इंटीग्रेशन होगी टेक्नोलॉजी के साथ, स्कूल इसको इंटीग्रेट कराएगा फिजिकल साइंस को दूसरी लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ और बच्चों को एंगेज कराएगा, जैसे कि मान लो स्टिमुलेशन और वर्चुअलेशन एक्सपेरिमेंट शो करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को शो कर सकते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट के हेल्प से, जो हम इंटीग्रेट करेंगे कंप्यूटर के साथ। प्रिपरेशन ऑफ द स्टीम करियर्स, फिजिकल साइंस जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट को करियर क्या करना है, उसका कैसे करियर है अगर फिजिकल साइंस में, उन चीज़ों के बारे में बताएगा, थर्मोडाइनमिक्स में कैसा है, मैकेनिज्म में कैसा है। कल्टिवेशन ऑफ क्यूरियोसिटी एंड द वंडर, जो स्कूल है वो कल्टिवेट करेगा क्यूरियोसिटी एंड द वंडर अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, प्रेजेंट करेगा फिजिकल साइंस को कंसेप्ट ऑफ एंगेजिंग द असेसिबल मैनर, जैसे टीचर उनको मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बताएगी, डेमोस्ट्रेशन बताएगी, स्पार्क जो कि स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेस्ट लेके आएगा जियोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी में। प्रमोशन की जाएगी एनवायरमेंटल अवेयरनेस की, फिजिकल साइंस बच्चों को प्रमोट कराएगी कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैसे करनी है, जैसे कि हमारे क्या कॉजेज या क्या इफेक्ट है पोल्यूशन के, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहेगा, स्कूल इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करेगा बच्चों को फिजिकल साइंस में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रहे थे उन सबको बताने के लिए, या किस साइंस की क्या कंट्रीब्यूशन रही थी, जिससे ठीक है हम बच्चे क्या करेंगे, साइंस जो एशियन टाइम में जो अचीवमेंट्स थे उनके बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारी फिजिक्स डेवलप कर रही है। और प्रिपरेशन होगी इन्फॉर्म सिटीजनशिप की, जो फिजिकल साइंस है वो एजुकेट करेगी और प्रिपेयर करेगी स्टूडेंट्स को एज अ अंगेज सिटीजनशिप, जिनके पास नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होगी एज अ साइंटिस्ट। ओके, और यहाँ पे हम अपने आने वाली चीज़ों पे एज ए साइंटिस्ट हम अपने इंडिया को ग्रो कराने में हेल्प आउट कर सकते हैं। अब टीचर में प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले फिजिकल साइंस के टीचर के पास एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, अर्थ साइंस सारी आनी चाहिए। ठीक है, पैशन होना चाहिए उसमें टीचर का, ये नहीं है कि कोई भी नहीं कहीं जॉब मिली तो कई लोग टीचिंग में चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें एक जज्बा होना चाहिए टीचिंग बनने का, उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराना है, उनको मुझे कैसे एंगेज करना है टूवर्ड्स द साइंस। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए टीचिंग में, टीचर में, कि ताकि वो जो कहना चाहती है वो उसको क्लियरली और ईजी वे में कन्वे कर सके बच्चों को। अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए फिजिकल साइंस के टीचर में, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो किसी भी टीचिंग मेथड को एडजस्ट कर ले और बच्चे के रिक्वायरमेंट के या बच्चे की नीड के हिसाब से उसको पढ़ा सके। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए टीचर में, कि अगर कोई क्रिएटिविटी सोल्यूशन लेके आता है या बच्चों को कैसे एंगेज करना है, कैसे बच्चों की जो स्ट्रगल आ रही है उसको खत्म करना है, उसको सोल्यूशन देके। कोलैबोरेशन स्किल होनी चाहिए उसमें, वो अपने कोलीग्स के साथ, अपने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, अपने स्टेक होल्डर के साथ एक एज अ बात करे, प्रैक्टिकल इंप्रूव करे अपनी टीचिंग स्किल्स को। ठीक है, और कोलैबोरेटिव सेशन में अपने आप को इंक्लूड करे। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो रिफ्लेक्ट करे अपनी प्रैक्टिस, इन्वॉल्व हो क्रिटिकल एनालाइजिंग टीचिंग मेथड में, जो आइडेंटिफाई करे कि उसका एरिया क्या है इंप्रूव करने का, उसको कहाँ अभी खुद को इंप्रूव करना है। ठीक है, रिव्यू करे अपनी परफॉर्मेंस को, बच्चों से फीडबैक ले, अपने मेंटर से फीडबैक ले। ओके, कमिटमेंट ऑन टू द इक्विटी एंड द इंक्लूजन, जो फिजिकल साइंस का टीचर है उसमें कमिटमेंट होनी चाहिए टूवर्ड द क्रिएटिविटी ऑफ एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे सारे स्टूडेंट को इक्वल वैल्यू और सपोर्ट मिले। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज अ कंटिन्यूअल लर्निंग, जो फिजिकल साइंस का टीचर है वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि आज की डेट में क्या ट्रेंड चल रहा है और पुरानी चीज़ें क्या थी, वो पूरा टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए। उसमें एथिकल कंडक्ट होना चाहिए टीचर में, उसको इंटीग्रिटी, ट्रस्ट वर्दी टूवर्ड्स द पेरेंट एंड कोलीग, इन सब चीज़ों के पास बारे में पता होना चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए टूवर्ड्स देयर एकेडमिक। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द प्रोफेशनल ग्रोथ। प्रोफेशनल ग्रोथ में आता है हमारा एडवांस्ड एजुकेशन। फिजिकल साइंस का जो टीचर है वो परस्यू करेगा एडवांस डिग्री के लिए और सर्टिफिकेशंस के लिए, जिससे उसके पैडागोगिकल स्किल्स और इवन की नॉलेज भी इंक्रीज होगी। उसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप उसको अटेंड करनी चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी चाहिए जो फिजिकल साइंस के रिलेटेड हो, ताकि उसको नई टीचिंग स्ट्रेटजीज, टेक्नोलॉजीज के बारे में और रिसर्चेज के बारे में पता लगे। उसको एक्शन रिसर्च करनी आनी चाहिए, वो एक्शन रिसर्च में इन्वॉल्व हो ताकि वो इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट लर्निंग को जान सके, उसको पता लगे कि उसको कैसे इवेलुएट करना है एक स्टूडेंट को। ठीक है, प्री ऑब्जर्वेशन और फीडबैक होना चाहिए टीचर के पास, उसको अपने कोलीग से, अब बाकी टीचर से अब फीडबैक लेना चाहिए ताकि उसको किस एरिया में इम्प्रूव करना है, अदर एक्सपर्ट्स के साथ फीडबैक लेना चाहिए ताकि वो एक अच्छी तरह से अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को कर सके। मेंटरशिप प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ पे एक्सपीरियंस फिजिकल साइंस टीचर न्यू टीचर्स को गाइडेंस या सपोर्ट या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बताएं, उनको बताएं कि कैसे क्लास को मैनेज करना है, लेसन प्लान को पढ़ाना है, कैसे आप क्रिएटिविटी वे में पढ़ा सकते हो बच्चों को, कैसे करियर एडवांसमेंट है, इन चीज़ों का बताना है। टीचर में एक लीडरशिप रोल होना चाहिए, टीचर में एक मतलब कि क्वालिटी होनी चाहिए कि वो स्कूल को संभाल सके। ठीक है, वो करिकुलम को कोऑर्डिनेट कर सके, उसमें एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए टीचर के बीच में। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उसका सिर्फ ये नहीं है कि वो सुबह स्कूल आई और चले गए, उसका किसी के साथ बोलना चोलना नहीं है, उसका दूसरे स्कूल वालों एडुकेटर्स के साथ या साइंटिस्ट के साथ या अपने कोलीग्स के साथ होना चाहिए, जहाँ से उसको टाइम टू टाइम एक प्रोफेशनल ग्रोथ मिले, उसको फिजिक्स साइंस के बारे में और जानने को मिले और नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता लगे। ठीक है, जैसे कि नेशनल साइंस एसोसिएशन होती है हमारी, उसमें वो ग्रुप हो। ठीक है, एसोसिएट फीडबैक ले, वो स्टूडेंट कोलीग्स, उनके पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने दूसरे टीचर से वो फीडबैक ले। ठीक है, कि कैसे वो इंस्ट्रक्शनल मेथड को इम्प्रूव करे, क्लासरूम एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करे, पब्लिकेशन और प्रेजेंटेशंस में वो काम करे, इनोवेशन करे, कोई ब्लॉग्स लिखे, कोई आर्टिकल लिखे, कोई मैगजीन लिखे। ठीक है, या कुछ रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करे, ऐसी चीज़ें भी टीचर्स को ज़रूर करनी चाहिए। और कम्युनिटी एंगेजमेंट होनी चाहिए वर्ल्ड लेवल पे, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में टीचर कोई ना कोई अपना मतलब कंट्रीब्यूट करे और अपने क्लासरूम को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कराए, उनको करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताए, उनके लिए फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करे
तो जिससे बच्चों को वो इंटरेक्टिव वे में पढ़ा सके और खुद भी सीखे। अब कंट्रीब्यूशन क्या है कुछ सम ऑफ द साइंटिस्ट की, तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूटन के बारे में है। तो न्यूटन एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट है जिनके बारे में आप सबने सुना होगा, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इन द फिजिक्स एंड द मैथ्स। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन है हमारे पास यहाँ पे, जो फॉर्मुलेट करता है 3 लॉज ऑफ द मोशन, जो डिस्क्राइब करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल की जो मोशंस के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी न्यूटन ने हमें दी है, कि न्यूटन ने प्रपोज किया था एक लॉ कि जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का, जो कहता है कि एवरी मास अट्रैक्ट द एवरी अदर मास विद द फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये चीजें थी जो उन्होंने बताई थी। कैलकुलस में न्यूटन का बहुत बड़ा हाथ था, इंडिपेंडेंटली इन्वेंटेड द कैलकुलस ऑफ द गॉटफ्राइड विलियम एंड ये मैथमेटिकल कंसेप्ट था जिसमें उन्होंने हेल्प आउट किया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ऑप्टिक्स में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किए थे नेचर ऑफ लाइट पे, डेमोस्ट्रेट किया था वाइट लाइट को जो कंपोज करती है स्पेक्ट्रम ऑफ द कलर्स, तो ये ऑप्टिक्स फील्ड में भी इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट इज जॉन डेल्टन। तो जॉन डेल्टन एक इंग्लिश केमिस्ट और फिजिक्स थे, ठीक है, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी में अपनी रिसर्च की थी। मॉडर्न केमिस्ट्री में डेल्टन ने प्रपोज की थी एटॉमिक थ्योरी, जिन्होंने स्टेट किया था मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इनविजिबल पार्टिकल्स, जिनको हम एटम्स कहते हैं, और एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इन्होंने मल्टीपल प्रोपोर्शंस लॉ के बारे में भी बताया था। डेल्टन ने फाउंड किया था एक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो स्टेट करता था 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 1 और मोर कंपाउंड एंड द ratios of the masses of a one element that is combined with the fixed mass of the other element can be expressed in the small whole number। डेल्टन ने लॉ दिया था पार्शियल प्रेशर का, जिसमें उन्होंने स्टेट किया था कि जो टोटल प्रेशर है वो एक्सर्ट किया जा सकता है बाय द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस, और ये एक फंडामेंटल लॉ बना फॉर द बिहेवियर ऑफ द गैसेस। नेक्स्ट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमारे को एज अ फिजिक्स में बहुत कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने, ये पिलर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स हैं। इन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, जो अंडरस्टैंड ऑफ द स्पेस टाइम एंड एनर्जी के बारे में हमें बताती है। इन्होंने मास एनर्जी इक्वेशन दी थी, आइंस्टाइन इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं E = mc²। ठीक है, ये एक्सप्रेस करती है इक्विवेलेंस ऑफ द मास एंड द एनर्जी। ठीक है, ये बताती है कि द मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड द वाइस वर्सा। और जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी इन्होंने दी थी, डेवलप की थी, जिसने डिस्क्राइब किया था ग्रेविटी एज द कर्वेचर ऑफ द स्पेस टाइम कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द मास एंड द एनर्जी। ठीक है, इन्होंने एक न्यू अंडरस्टैंडिंग दी थी ग्रेविटी को और प्रिडिक्टेबल फिनोमिना को, जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, या फिर बेंड ऑफ द लाइट बाय द मासिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, जिसपे इन्होंने इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था और क्वांटनाइजेशन ऑफ द लाइट एनर्जी के बारे में भी बताया था, जैसे फोटॉन्स क्या होते हैं और क्वांटम मैकेनिज्म क्या होती है। नेक्स्ट इज अ बोहर। तो बोहर ने भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी थी हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम मैकेनिक में। बोहर ने एक प्रपोज किया था मॉडल फॉर द एटम्स, जिसमें उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑर्बिट इन द न्यूक्लियस होते हैं और डिस्ट्रिक्ट करते हैं एनर्जी लेवल और द शेल्स। ठीक है, इन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि जो क्वांटम थ्योरी है वो डिस्क्राइब करती है बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स एट द एटॉमिक एंड द सब एटॉमिक लेवल। इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पे फाउंडेशन बनाई थी मॉडर्न फिजिक्स की, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइक्रोस्कोप की वर्ल्ड के बारे में बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल्स थे इनके। इन्होंने बोहर ने बताया था कि इन्होंने स्टेट किया था कि एग्जिबिट बोथ वेव लाइक एंड द पार्शियल लाइक प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द एक्सपेरिमेंटल setup and this principle highlighted the dual nature of the matter and the energy essential for the development of the quantum physics। ठीक है, बोहर ने डिबेट्स की थी, बोहर एंगेज हुए थे बहुत फेमस डिबेट में, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी क्वांटम फिजिक्स में, और उन्होंने कंसेप्ट दिया था लाइक अ वेव पार्शियल डुअलिटी का, और कंप्लीटनेस ऑफ द क्वांटम थ्योरी भी इन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट इज CV रमन। ये हमारे जो थे ये नोबेल प्राइज थे इन फिजिक्स। ठीक है, इन्होंने रेमन इफेक्ट डिस्कवर किया था। रेमन इफेक्ट डिस्कवर किया था कि जब लाइट इंटरेक्ट करती है किसी मैटर के साथ, सम ऑफ द स्कैटर्ड लाइट चेंज इन इट्स वेवलेंथ। ये फिनोमिना को हम रेमन इफेक्ट्स के नाम से भी जानते आए हैं। ठीक है, इन्होंने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी थी अबाउट द वाइब्रेशनल रोटेशनल मॉडल्स
मोड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड जो वाइडली यूज किए जाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी टू आइडेंटिफाई द केमिकल कंपाउंड इन द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इन्होंने ऑप्टिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन की थी। इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द लिक्विड क्रिस्टल्स एंड द प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था, और बिहेवियर क्या है अल्ट्रासोनिक वेव का एक सॉलिड और फ्यूल्ड में, ये चीज़ों भी इन्होंने डिस्कवर की थी। ऊपर से इन्होंने एक पावरफुल एनालिटिक टेक्निक यूज़ की थी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मटेरियल साइंस में। इन्होंने अलो किया था रिसर्चर को कि ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके और करेक्टराइज कर सके एक मॉलिक्यूल को बाय द एनालाइजिंग द शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट जो कॉज की जाती है बाय द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। इन्होंने साइंटिफिक लीडरशिप में इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये एक जाने माने साइंटिस्ट थे और एजुकेशनिस्ट थे इंडिया के, ठीक है। इन्होंने एकेडमी ऑफ द साइंस को फाउंड किया था और सर्व किया था एज अ प्रेसिडेंट देयर, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ कंट्रीब्यूटर्स टूवर्ड द फिजिकल साइंस, और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है फिजिकल साइंस का, एंड यूनिट नंबर 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।